राज्य सरकार, पुलिस, कानून आदि कोई ऐसी प्राकृतिक या पवित्र संस्था नहीं है जो समाज कल्याण के लिए बनी हो, बल्कि इसका जन्म समाज में अमीर और गरीब ये दोनों ही एक दूसरे के विरोधी वर्ग हैं के बीच कभी ना खत्म होने वाले झगड़े और शोषण को दबाने के लिए हुआ है। जब भी दुनिया में कोई ऐसा बड़ा विचारक या क्रांतिकारी पैदा होता है जो गरीबों और मजदूरों को उनके हक के लिए जगाता है, तो समाज का ताकतवर और अमीर वर्ग, उत्पीड़क वर्ग उसके साथ क्या करता है जरा सोचिए। उन पर अत्याचार करता है, उन्हें यातनाएं देता है, उन्हें बहुत अधिक शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक कष्ट या दुख पहुंचाता है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी क्रांतिकारी या विचारक ने मजदूरों, किसानों और शोषितों के हक के लिए आवाज उठाई हो, तो व्यवस्था और ताकतवर वर्ग ने उन पर भयानक अत्याचार किए, उन्हें जेलों में डाला और यातनाएं दी। दोस्तों, आज मैं तेज प्रताप सिंह आपके सामने एक ऐसी कड़वी सच्चाई रखने जा रहा हूं जिसे हमारे इतिहास की किताबों में अक्सर छुपा दिया जाता है। हम सब सोचते हैं कि सरकार, पुलिस और कानून समाज की भलाई के लिए बने हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि यह व्यवस्था असल में समाज के अमीर और ताकतवर वर्ग द्वारा गरीब, मजदूर और शोषित वर्ग को दबा कर रखने का एक कानूनी हथियार प्रक्रिया है। जब भी भारत की धरती पर कोई ऐसा क्रांतिकारी पैदा हुआ जिसने गरीबों को उनके हक के लिए जगाया, तो इस ताकतवर व्यवस्था ने उन पर जुल्म ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत के इतिहास में ऐसे अनेक महान क्रांतिकारी और विचारक हुए हैं जिन्होंने समाज के गरीब, दबे कुचले और मजदूर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी और राज्य तथा अमीर वर्ग, अंग्रेजों और उनके मददगार जमींदारों ने के भयानक जुल्म सहे। शहीद आजम भगत सिंह केवल आज़ादी के मतवाले नहीं थे, बल्कि वे एक गहरे समाजवादी विचारक थे। वे मजदूरों और किसानों के राज के समर्थक थे। उन्होंने नारा दिया था कि इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई। उन्होंने मजदूरों के हक को दबाने वाले पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में असेंबली में बम फेंका था। अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया, जहां उन्होंने कैदियों के हक के लिए 116 दिन की भूख हड़ताल की। अंत में अमीर और ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य ने 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया। नंबर 2 पे देखा जाए तो बिरसा मुंडा, आदिवासी समाज के इस महान नायक ने जमींदारों, महाजनों, अमीर शोषक वर्ग और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उलगुलान महान विद्रोह का नेतृत्व किया था। वे आदिवासियों की जमीन और उनके अधिकारों की रक्षा कर रहे थे। उन्हें पकड़ने के लिए ब्रिटिश सेना ने गांवों को प्रताड़ित किया। उन्हें गिरफ्तार करके रांची जेल में डाल दिया गया, जहां अंग्रेजों के अत्याचारों और धीमे जहर के कारण मात्र 25 वर्ष की उम्र में जेल के भीतर ही उनकी रहस्यमय मौत हो गई थी। बटुकेश्वर दत्त के बारे में आपने सुना होगा और अन्य क्रांतिकारी जो काला पानी की सजा, देश के सैकड़ों क्रांतिकारी जैसे बटुकेश्वर दत्त हो गए, सचिंद्र नाथ सन्याल हैं, जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत की आर्थिक और सामाजिक शोषणकारी नीतियों को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था। ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी थे। इन्हें अंडमान के सेलुलर और काला पानी में भेजा गया। वहां ताकतवर राज्य सरकार ने इन्हें जो यातनाएं दी वे रूह कपा देने वाली थी। कोल्हू से तेल निकलवाना, भूखा रखना, छोटी सी अंधेरी कोठरी में बंद रखना और बेड़ियों से जकड़ कर मारना, यह शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न की पराकाष्ठा थी। पेरियार ईवी रामासामी और ज्योतिराव फूले इन विचारकों ने समाज के शोषित वर्ग और महिलाओं को उनके हक के लिए जगाया। उन्होंने उस सामाजिक व्यवस्था पर चोट की जो अमीरों और उच्च जातियों को विशेषाधिकार देती है। उन्हें समाज के ताकतवर उत्पीड़क वर्ग द्वारा आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश की गई, उन पर हमले किए गए और उन्हें समाज से बाहर करने के कई प्रयास भी किए गए थे। कोमाराम भीम, शायद आपने इनके बारे में सुना होगा। तेलंगाना के जंगलों में रहने वाले इस महान आदिवासी क्रांतिकारी ने हैदराबाद के अमीर निजाम, उनके जमींदारों और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाए थे।
उन्होंने आदिवासियों के जल जंगल और जमीन के हक के लिए प्रसिद्ध नारा दिया था, जल जंगल जमीन। अमीर जमींदारों और निजाम की पुलिस ने उन पर और उनके साथियों पर भारी जुल्म ढाए। टैक्स ना देने पर आदिवासियों की फसलें बर्बाद कर दी गईं और अंततः निजाम की पुलिस ने एक बड़ी सैन्य कार्रवाई में कोमाराम भीम को धोखे से घेर कर गोलियों से भून दिया। सिंगारवेलु चेट्टियार, जो भारत के रहने वाले, यह भारत के पहले कम्युनिस्ट नेताओं में से एक थे। इन्होंने 1 मई 1923 को मद्रास में, जो चेन्नई में, भारत का पहला मजदूर दिवस मनाया था। वे मिल मालिकों, अमीर शोषक वर्ग के खिलाफ मजदूरों को उनके अधिकारों के लिए जगा रहे थे। ताकतवर ब्रिटिश राज्य और अमीरों ने मिलकर, मालिकों ने मिलकर उन्हें बदनाम करने और रोकने की कोशिश की। उन्हें कानपुर कम्युनिस्ट कॉन्स्पिरेसी केस 1924 में फंसाया गया, जेल में डाला गया और भारी मानसिक तथा आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया ताकि मजदूरों की आवाज को दबाया जा सके। अल्लूरी सीताराम राजू, ये भारत के रहने वाले आंध्र प्रदेश के रंपा विद्रोह के नेता थे। जब ब्रिटिश सरकार ने मद्रास फॉरेस्ट एक्ट बनाकर आदिवासियों को उनकी ही जमीन पर खेती करने से रोक दिया और अमीर ठेकेदारों को आदिवासियों के शोषण की खुली छूट दे दी, तब राजू ने उनके हक की लड़ाई शुरू की। ब्रिटिश पुलिस और सेना ने पूरे इलाकों को छावनी में बदल दिया। आदिवासियों के गांवों को जलाया गया, उन पर अत्याचार किए गए। अंततः सीताराम राजू को एक पेड़ से बांधकर ब्रिटिश पुलिस ने बेरहमी से गोलियों से मार दिया। सिद्धू और कान्हू मुर्मू के बारे में आपने सुना होगा। 1855 का संथाल विद्रोह सीधे तौर पर अमीर महाजनों, जमींदारों और ब्रिटिश पुलिस के गठजोड़ के खिलाफ था। महाजन लोग गरीब आदिवासियों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी जमीनें छीन लिया करते थे और पुलिस अमीरों की मदद करती थी। सिद्धू और कान्हू ने हजारों संथालों को इस शोषण के खिलाफ जगाया। इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सेना ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। लगभग 15,000 से अधिक संथाल आदिवासियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। सिद्धू और कान्हू को गिरफ्तार करके सरेआम फांसी दे दी गई ताकि गरीब वर्ग में खौफ पैदा किया जा सके। आपने स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में सुना होगा। ये भारत के सबसे बड़े किसान नेता थे जिन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। इनका नारा था, अन्नदाता किसान अब खुद अपनी लड़ाई लड़ेगा। इन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के ताकतवर जमींदारों के खिलाफ गरीब बटाईदारों और किसानों को संगठित किया। जमींदारों की निजी गुंडों की सेना और ब्रिटिश पुलिस ने उन पर कई बार जानलेवा हमले किए। उन्हें बार बार जेल भेजा गया, उनके आश्रमों पर नजर रखी गई और उनके समर्थकों की जमीनें कुर्क करके उन्हें आर्थिक रूप से पूरी तरह तोड़ने की कोशिश की गई थी। हम सब उनके बारे में भूल जाते हैं। कनकलता बरुआ, इनके बारे में भी आपने सुना होगा। असम की 17 साल की युवा लड़की भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उस राज्य और पुलिस के खिलाफ खड़ी हुई थी जिसे वह शोषक मानती थी। जब वह अपने हाथ में तिरंगा लेकर गोहपुर पुलिस थाने पर झंडा फहराने आगे बढ़ी तो ब्रिटिश पुलिस, जो सत्ता और अमीरों की रक्षक थी, ने इस निहत्थी बच्ची पर सीधे गोलियों की बौछार कर दी और मौके पर ही उसकी जान ले ली। इन सभी मामलों में पुलिस और कानून ने अमीर जमींदारों, मिल मालिकों, ब्रिटिश हुकूमत और का साथ दिया, न कि आम जनता का साथ दिया। इन क्रांतिकारियों को केवल मारा नहीं गया बल्कि समाज में उदाहरण सेट करने के लिए इन्हें जेलों में भूखा रखा गया, कोड़े मारे गए और इनके परिवारों की संपत्ति को छीनकर इन्हें सामाजिक रूप से अलग थलग कर दिया गया, सोशली आइसोलेट कर दिया गया। हम सब इन्हें भूल जाते हैं। आप जरा सोचे समझे पढ़ें, भारत में ऐसे क्रांतिकारियों की संख्या 1-2 नहीं है, हजारों में है। जब भी किसी ने स्थापित व्यवस्था को चुनौती दी तब राज्य की पुलिस, कानून और अमीर वर्ग ने मिलकर उन्हें कुचलने की भरपूर कोशिश की। लेकिन इतिहास गवाह है कि इन विचारकों को शारीरिक रूप से तो मिटा दिया गया, पर उनके विचार आज भी जिंदा हैं। कुछ ज्ञानी ये कहेंगे कि वे अंग्रेज थे, अब लोकतंत्र है। अरे चुप,
भले ही अंग्रेज चले गए हैं, अंग्रेजी व्यवस्था तो अभी भी यही है। तथाकथित रूप से मिली आजादी नकली आजादी में हम लोग। गोरे चले गए, लेकिन उन्हीं के विचार और दिखाए गए रास्ते पर चलने वाले भारत के अमीर वर्ग आज भी वही काम करते हैं जो अंग्रेजी व्यवस्था में अंग्रेज करते थे। वर्तमान समय की परिस्थिति से जोड़कर मैं अपनी बात समझाता हूं। जब युवा अपनी नौकरियों, अधिकारों या परीक्षाओं में हुई धांधली के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरते हैं और उन पर लाठियां चार्ज किया जाता है, तो आम जनता के मन में ठीक यही विचार आता है कि व्यवस्था, ये सिस्टम आम लोगों की मदद के लिए नहीं बल्कि उन्हें दबाने के लिए काम कर रही है। बिहार में हाल के वर्षों में बीपीएससी, शिक्षक भर्ती और अन्य परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के साथ जो घटनाएं हुई हैं, उन्हें इस सामाजिक और आर्थिक ढांचे, इस सिस्टम स्ट्रक्चर के नजरिए से इस तरह समझो कि कैसे इन अमीर वर्गों के हिमायती राज्य पुलिस कानून अपने आप को हम मध्यम, गरीब, असहाय लोगों के मालिक समझने लगते हैं। वो ये नहीं समझते कि हम इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन सारी सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले अधिकांश युवा अत्यंत साधारण किसान या मजदूर परिवारों से आते हैं। उनके पास निजी क्षेत्रों यानी प्राइवेट सेक्टर में बड़े निवेश या बड़े बिजनेस शुरू करने की आर्थिक ताकत नहीं होती है। जब ये युवा सालों साल तैयारी करने के बाद अपने रोजगार, आजीविका के हक के लिए आवाज उठाते हैं, तो वे असल में अपने आर्थिक और सामाजिक सुधार की मांग कर रहे होते हैं। यहाँ राज्य और पुलिस की भूमिका क्या होती है, यह हम सब जानते हैं, तुम भी देखते हो। प्रशासन या पुलिस इन निहत्थे छात्रों पर लाठियां चलाती है या उन्हें खदेड़ती है, तो वह ठीक उसी दमनकारी रूप, सप्रेसिव इंस्ट्रूमेंट को दिखाता है जिसकी चर्चा मैंने पहले किया था। और फिर यह कानून व्यवस्था अपना तर्क देता है कि सरकार या प्रशासन इसे कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए ऐसा कदम उठाया। क्या ये सही है? लेकिन मेरे नजर में यह सत्ता और व्यवस्था द्वारा अपनी कमियों को छुपाने और कमजोर वर्ग की आवाज को दबाने का एक तरीका, एक साधन है। मैं तो इसे ताकतवर राज्य व्यवस्था द्वारा बुनियादी हक, रोजगार, आजीविका और न्याय मांगने वाले कमजोर या मध्यम वर्ग की आवाज को दबाने के रूप में देखता हूं। भगवान जाने और तुम समझो कि तुम इसे कैसे देखते हो। वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी द्वारा त्रिस्तरीय आरक्षण नीति लागू करने और तत्कालीन चेयरमैन डॉक्टर अनिल यादव के कार्यकाल में परीक्षाओं में कथित धांधली व जातिवाद के आरोपों के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों ने बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया था। और फिर क्या हुआ? तत्कालीन समाजवादी पार्टी, उस समय की सरकार के निर्देश पर पुलिस ने आंदोलनकारी छात्रों पर बेहद बर्बरता से लाठियां बरसाई। इलाहाबाद, जो आज प्रयागराज की सड़कों पर लॉज के सामने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, आंसू गैस के गोले बरसाए गए और कई छात्र नेताओं को गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया गया। लखनऊ में 2015 और 2016 के दौरान हजारों बीटीसी और टेट पास बेरोजगार अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन और अपने रोजगार की मांग को लेकर विधानसभा के सामने और लक्ष्मण मेला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। जब इन युवाओं ने मुख्यमंत्री आवास या विधानसभा की तरफ बढ़ने की कोशिश की, तो पुलिस ने उन पर भीषण लाठीचार्ज किया। इसे तुम क्या समझते हो? इस कार्रवाई में कई महिला अभ्यर्थियों समेत दर्जनों युवा गंभीर रूप से घायल हुए और लहूलुहान हो गए। इस व्यवस्था को तुम कौन सा नाम दोगे? जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के करीब 1.72 लाख शिक्षा मित्रों के समायोजन नियमितीकरण को रद्द कर दिया था, तब राज्य भर के शिक्षा मित्र अपने भविष्य और आजीविका को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। लखनऊ समेत राज्य के कई जिलों में प्रदर्शन कर रहे इन शिक्षा मित्रों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठियां चार्ज, वाटर कैनन, पानी की बौछार और बल प्रयोग का सहारा लिया। इसके क्या कारण? इसके कारण राज्य में हफ्तों तक तनाव की स्थिति बनी रही थी। इसे तुम क्या समझते हो? अपने मानदेय यानी सैलरी को बढ़ाने और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर हजारों गरीब पृष्ठभूमि से आने वाली महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में बड़े प्रदर्शन किए थे। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की मांग कर रही इन महिलाओं पर भी व्यवस्था ने कोई नरमी नहीं दिखाई थी और पुलिस का बल का इस्तेमाल करके उन्हें खदेड़ दिया गया। इस व्यवस्था को तुम क्या कहोगे?
वर्ष 2022 में आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के रिजल्ट में धांधली के खिलाफ और 2023-24 में बीपीएससी शिक्षक के डोमिसाइल नीति व पूरक परिणाम की मांग को लेकर हजारों छात्र पटना की सड़कों पर उतरे थे। पटना के डाक बंगला, चौराहे और ये क्या नाम है उसका, भीखना पहाड़ी इलाकों में पुलिस ने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। एक प्रसिद्ध घटना में एक प्रशासनिक अधिकारी एडीएम था द्वारा हाथ में तिरंगे लिए एक छात्र पर बेरहमी से लाठियां बरसाने का वीडियो जो वायरल हुआ था, क्या तुम उसे भूल गए? कई छात्रों पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए जिससे उनका करियर दांव पर लग गया। यह दिखाता है कि गरीब और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र जब भी अपने रोजगार आर्थिक अधिकार के लिए लड़ते हैं तो राज्य व्यवस्था उन्हें रोजगार देने के बजाय लाठियों से उन्हें खदेड़ देती है। 2021 में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ और फिर 2024 में दिल्ली चलो मार्च के तहत पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली की सीमा शंभू बॉर्डर और टिक्करी बॉर्डर पर शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहे थे। राज्य व्यवस्था के अन्नदाताओं को रोकने के लिए सड़कों पर कंक्रीट की दीवारें चुनी, किले ठोकी और कटीले तार लगाए। किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस गोले को छोड़े गए, रबड़ की गोलियां चलाई गई और भीषण ठंड में वाटर कैनन पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया। इस पूरे दमन चक्र में कई किसानों की जान भी गई। यह इस बात का प्रत्यक्ष जीता जागता उदाहरण है कि जब देश का सबसे बुनियादी उत्पादक वर्ग किसान कॉरपोरेट और अमीर पूंजीपतियों के आर्थिक प्रभाव के खिलाफ अपनी आजीविका बचाने उतरता है तो राज्य की पूरी मशीनरी उनके खिलाफ किलेबंदी कर देती है। इस व्यवस्था को तुम क्या कहोगे? प्रयागराज जिसे हम इलाहाबाद कहते हैं, इलाहाबाद जिसे प्रयागराज कहते हैं, को भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, जहां देश के सबसे गरीब परिवार के बच्चे लॉज में रहकर पढ़ते हैं, सड़कों पर रहकर पढ़ते हैं। क्या हुआ था उनके साथ? जनवरी 2022 में रेलवे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया। वहीं फरवरी 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद लाखों युवा सड़कों पर उतर आए। 2022 की घटना में पुलिस ने कानून की सारी हदें पार करते हुए छात्रों के लॉज और कमरों के दरवाजे लातों से तोड़े और अंदर घुसकर उन्हें बेरहमी से पीटा। हॉस्टल की खिड़कियां तोड़ दी गई थीं और शांति से सो रहे छात्रों को भी घसीट कर बाहर निकाला गया और उन्हें मारा गया। यह घटना इस बात को दर्शाता है, इस बात को 100% साबित करती है कि पुलिस और कानून युवाओं के लिए पवित्र संस्था नहीं है, बल्कि एक दमनकारी बल के रूप में उनके निजी कमरों तक में घुसकर प्रताड़ित कर सकती है। और आप कहते हैं कि जनता कहती है कि पुलिस हमारी रक्षक है। फरवरी 2023 में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी की परीक्षाओं में लगातार हो रहे पेपर लीक और घोटालों के खिलाफ देहरादून के गांधी पार्क में युवा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। वे इस भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने आधी रात को जबरन धरना स्थल को खाली कराया और अगले दिन जब छात्र सड़कों पर आए तो उन पर बर्बरता से लाठियां चलाई गई। इस लाठीचार्ज में कई युवा लहूलुहान हो गए थे और दर्जनों को जेल भी भेज दिया गया था। क्या कहोगे तुम इसको? मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा घोटाले के खिलाफ इंदौर और भोपाल में व्यापक छात्र आंदोलन हुए। अपनी मेहनत की कमाई फॉर्म फीस में गंवाने वाले युवाओं को जब न्याय मांगना था तो उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया, वाटर कैनन का सामना करना पड़ा और उन पर धारा 144 लगाकर प्रदर्शन करने के अधिकार को ही छीन लिया गया। जाओ कहो पुलिस हमारी, कानून हमारी है। अरे कितने उदाहरण दूं मैं? परीक्षाओं का टलना, पेपर लीक होना, समय पर ज्वाइनिंग ना मिलना इन गरीब परिवारों के युवाओं को गहरी आर्थिक चोट पहुंचाता है, तड़पाता है। कमरे का किराया, किताबों का खर्च और सालों की मेहनत दांव पर लग जाती है। तुम कहते हो कानून हमारी रक्षक है। सड़कों पर लाठियां खाना, गंभीर चोटें आना और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर भी मुकदमे दर्ज हो जाना युवाओं को अत्यधिक मानसिक तनाव और सामाजिक असुरक्षा की ओर ढकेल देता है। वो पढ़ नहीं पाते हैं, वो अपना व्यवस्था नहीं कर पाते, ना तो वो अपने घर का किराया व्यवस्था कर पाते, माता पिता की चिंता में लगे रहते हैं। युवाओं और किसानों को केवल शारीरिक चोटें नहीं दी जाती, बल्कि उन पर राजद्रोह, सेडिशन, दंगा भड़काना और सरकारी काम में बाधा डालना जैसी संगीन धाराएं लगाकर उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने का प्रयास किया जाता है ताकि भविष्य में कोई आवाज ना उठ सके। लाठीचार्ज के बाद कई युवाओं के हाथ पैर टूट जाते हैं, चोट लगते हैं,
जिनके इलाज का खर्च उनके गरीब माता पिता को उठाना पड़ता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में उनकी बच्ची कुची आर्थिक ताकत, धन दौलत भी खत्म हो जाती है। हर लाठीचार्ज के बाद सरकार और पुलिस प्रशासन ने बयान जारी करके प्रदर्शनकारी हिंसक हो रहे थे करते हैं, वे कानून व्यवस्था को हाथ में ले रहे थे, ऐसा झूठ बोलते हैं। यानी व्यवस्था हमेशा अपने बल प्रयोग को कानूनी और सही ठहराने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। और आप कहते हो कानून हमारी है, पुलिस हमारी है, संविधान रक्षा कर रहा है। चाहे 2500 साल पहले राजा के समय का साम्राज्य हो रहा हो, या ब्रिटिश हुकूमत का दौर चल रहा हो, या आज का आधुनिक लोकतंत्र हो, जब भी गरीब किसान या बेरोजगार युवा अपनी बुनियादी आर्थिक हक के लिए खड़ा होगा, तो याद रखना, इन पूंजीपतियों का सुरक्षा तंत्र, इन अमीर वर्ग का राज्य पुलिस कानून उस अधिकार देने के बजाय लाठियां चलाएंगे, आंसू गैस से नवाजेंगे। इतिहास से लेकर आज तक यह एक कड़वा और अटूट सच है, हम सब नहीं समझते हैं। राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, जब वह सत्ता में आता है तो व्यवस्था सिस्टम का यह दमनकारी चरित्र वैसा ही रहता है। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 2012-17 तक का दौरान करो, इस दौरान भी उत्तर प्रदेश में छात्रों, बेरोजगारों, युवाओं और विभिन्न प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा भारी लाठीचार्ज और बल प्रयोग की कई बड़ी घटनाएं हुई। सत्ता या राज स्टेट का चरित्र किसी पार्टी के बदलने से नहीं बदलता, वो हमेशा व्यवस्था के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने के लिए पुलिस और कानून का ही इस्तेमाल करता है। और हम कहते हैं कानून हमारा है। ये उदाहरण यह साबित करता है कि विपक्ष में रहते हुए जो नेता, चाहे वो आज की समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा करते हैं। वही नेता जब मुख्यमंत्री या सत्ता की कुर्सी पर बैठते हैं तो उनकी पुलिस भी युवाओं पर लाठियां ही चलाती है। हर सरकार, चाहे अखिलेश यादव की रही हो, योगी आदित्यनाथ की हो या बिहार में नीतीश कुमार की, अपने सुरक्षा तंत्र द्वारा किए गए दमन, लाठीचार्ज को हमेशा कानून व्यवस्था बनाए रखने या ट्रैफिक जाम खोलने का नाम देकर सही ठहराती है। अंततः नुकसान किसका होता है? हमेशा उसी गरीब या मध्यम वर्ग के युवा का होता है जो अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरता है, क्योंकि लाठी की चोट और अदालती मुकदमों का दर्द केवल उसी को झेलना पड़ता है। बड़े पूंजीपति वर्ग के लोग नहीं आते। इस व्यवस्था में केवल नेता या पार्टी बदलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि पूरी की पूरी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ना होगा। जब तक समाज में निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी और पूंजीवाद रहेगा, तब तक अमीर वर्ग पुलिस और कानून का इस्तेमाल करके गरीबों का शोषण करता रहेगा। इसलिए सबसे पहले फैक्ट्री, जमीन और संसाधनों पर अमीरों का कब्जा खत्म होना चाहिए। व्यवस्था को शांति या भीख मांगकर नहीं बदला जा सकता है। दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के किसानों एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए है भी क्या? तुम्हारे पास खोने के लिए सिर्फ तुम्हारी बेड़ियां हैं, तुम्हारी गरीबी है। शोषित वर्ग को एक होकर इस दमनकारी व्यवस्था, राज्य पुलिस के खिलाफ एक हिंसक और सशस्त्र क्रांति करनी होगी। डरने से काम नहीं चलेगा। क्रांति के बाद जो नई व्यवस्था बनेगी 25 से 30 साल बाद, उसमें सत्ता अमीरों के हाथ में नहीं होगा, बल्कि देश के असली उत्पादकों, मजदूरों और किसानों के हाथ में होगी। जब समाज में कोई अमीर और गरीब नहीं रहेगा तो पुलिस और कानून की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे राज्य और ये जो स्टेट कानून व्यवस्था पुलिस आपकी है, इस नाम की संस्था खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी और एक ऐसा पवित्र समाज बनेगा जहां सब बराबर होंगे। परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ क्रांति से ही हो सकता है, सुधारवादी नीति से नहीं होगा। और पिस्तौल क्रांति नहीं लाती। क्रांति की तलवार तो विचारों की शान पर तेज होती है। क्रांति की यह मिसाल सदैव जलती रहे। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।